नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाई अन्नू सर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित NTPC परीक्षा को लक्षित करते हुए एक PYQ क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम डेली टॉप 20 GKGS के क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उनसे जो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर बड़ी सहूलियत से और सहजता से उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 6 प्रैक्टिस सेट अब तक हम कर चुके हैं और उन पर आप सभी का बेहद ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है। आज की जो हमने शिफ्ट सेलेक्ट की है वो है आपकी 3 फरवरी 2021 की। तो देर न करते हुए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। आपके भाई को वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो भी आपके सुझाव और प्रतिक्रिया होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो देर न करते हुए आज के आते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 और ऑप्शन सी है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और ऑप्शन डी है कारगिल युद्ध। तो इसका जो फिलहाल हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध। अब यहाँ पर जिक्र किया है ऑपरेशन विजय का, तो ये तो हो गया आपका कारगिल युद्ध से संबंधित। अब और दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए अगली स्लाइड पर हम इन दो ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका किससे रिलेटेड था? तो ये आपका था हैदराबाद। आपने सुना होगा हैदराबाद जो रियासत थी वो एक अपने आप में स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहती थी। कब? तो 1948 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। उस समय पर वहाँ का निज़ाम था उस्मान खान। इसने एक जिद पकड़ रखी थी कि हमें एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहिए। तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने इन सब समस्याओं को देखते हुए हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो शुरू किया, जो कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें निजामों की भी काफ़ी हानि हुई और हमारी भारतीय जो सेना थी उसको भी काफ़ी क्षति पहुंची। आज का हमारा दूसरा जो ऑपरेशन रहने वाला है वो है आपका ऑपरेशन त्रिशूल। क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल। ये भी काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, जो कि 4 दिसंबर 1971 को चला था। ये कब चला था? भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तब चला था। यहाँ पर हमारी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर जाकर उनका एक कार्गो शिप था जिसे तहस नहस कर दिया था, जिसमें वो गोला बारूद, तमाम युद्धक जो सामग्रियाँ होती हैं उनको ले जाने का कार्य करता था, उसको नष्ट कर दिया था। और परीक्षा के लिहाज से हमारे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि यहाँ से जो है 4 दिसंबर को हर वर्ष इसी स्मृति में नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर। तो आइए फटाफट चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए है नवंबर 1922, ऑप्शन बी है अगस्त 1920, ऑप्शन सी है अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है जुलाई 1921। तो इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा वो होगा जुलाई 1921। अब बात कर लेते हैं खिलाफत समिति की। किसकी? खिलाफत समिति की। तो इसका गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ था। और किसने किया था ये गठन? तो आपके थे 2 भाई थे, मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये दोनों संस्थापक जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम याद रखेंगे। चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी?
तो ऑप्शन ए है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी है जेम्स प्रेस्कॉट और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, द लिटिल बैलेंस, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दो विकल्पों की। पहला विकल्प है आर्किमिडीज। तो यहाँ पर एक आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया जाता है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के तहत ये सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो ये जो आपका संबंधित है वो है आपका एक बल होता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। और इसका जो उदाहरण है वो है आपका जहाज, जो आपका पानी का जहाज होता है वो इसका आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है कैरोलस लीनियस, इसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो जीवों की द्विनाम पद्धति है, क्या है, द्विनाम पद्धति है, वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो ये थी इस प्रश्न के बारे में एडिशनल जानकारी। देर न करते हुए आज के अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है। तो यह जो शहर आपका स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनाकर इतिहास रचा था। तो पहला है पिंकी रानी, दूसरा विकल्प है कविता गोयत, और तीसरा ऑप्शन है सरजू बाला देवी, और चौथा ऑप्शन है मैरी कॉम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैरी कॉम होगा। अब इन मैरी कॉम के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आपकी मुक्केबाजी से संबंधित हैं, किससे, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किस राज्य से हैं, तो ये आपकी हैं मणिपुर से। कहाँ से, मणिपुर से। और इन्होंने 6 बार जो मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है वो जीता है। इसी वजह से यहाँ पर हमारे एग्जाम में प्रश्न बना था। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है जी.के. गोखले, दूसरा ऑप्शन है जे.के. हिक्की, और तीसरा ऑप्शन है बी.जी. तिलक, चौथा ऑप्शन है एनी विसेंट। अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जे.के. हिक्की, और इनका पूरा नाम है जेम्स अगस्टन हिक्की। अब ये तो रही बात आपकी बंगाल गजट 1780 की, जो कि हमारा भारत का पहला अखबार था। अब हम जान लेते हैं एक और जो समाचार पत्र है वो है आपका हिंदी में भारत का प्रथम अखबार। यहाँ शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भारत का पहला अखबार कौन सा था। तो वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, वो था आपका उद्दंत मार्तंड। क्या था, उद्दंत मार्तंड। ये जो था आपका हिंदी में प्रकाशित पहला अखबार था, और इसके प्रकाशक भी पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो हैं आपके पंडित जुगल किशोर। तो ये थी इस प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। इस प्रश्न में इतना ही रखते हैं, बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है असम का क्षेत्र, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट क्षेत्र, और ऑप्शन डी है मालाबार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र, इसे मालाबार तट भी कहते हैं। तो ये जो है आपका कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। अब है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो आपका पूर्वी तट है, तमिलनाडु से सटा हुआ तट। किससे, तमिलनाडु से सटा हुआ जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला यहाँ पर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। तो इसका सही आंसर था चंद्रभागा समुद्र तट। ये प्रश्न उस समय करंट अफेयर से लिया गया था, और
वहाँ पर इसकी प्रासंगिकता अधिक थी, इस वजह से ये प्रश्न रखा गया था। तो देर न करते हुए आज के अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। अब ये बहुत इजी सा प्रश्न बन गया है, तो इसको भी हम चारों इसके विकल्पों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये डूरंट लाइन है, ये किस किस के बीच में है, तो ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब है यहाँ पर मैंने रहम यह लिख दिया है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर होता है आपका मैकमोहन। मैकमोहन जो रेखा है वो है आपकी भारत और चीन के बीच में। किस किस के, भारत और चीन के बीच में। अब यहाँ पर एक हिंडनबर्ग रेखा दी हुई है जो कि आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है यक्षगान, ऑप्शन बी है कृष्णाष्टम, ऑप्शन सी है माच और ऑप्शन डी है तेरुकुथु। अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कृष्णाष्टम। ये केरल का पारंपरिक एक लोक नाट्य है जो 8 दिन चलता है। अब हम यक्षगान को भी जान लेते हैं। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और माच किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो माच है आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये भी जो है एक तरह से लोक मंच है, और माच शब्द की उत्पत्ति ही मंच शब्द से हुई है, इस वजह से इसे माच कह देते हैं। तेरुकुथु ये आपका तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से। अब हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। देर न करते हुए आज के अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा दी गई है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। फिलहाल तो इसका हम आंसर जानेंगे पहले कि इसका आंसर सही जो है वो है अनुच्छेद 14। अब इन बाकी जो अनुच्छेद दिए हुए हैं यहाँ पर, इन सब के बारे में बारी बारी से हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 30 में यह लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, और जो उनकी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनकी प्रशासन और देखरेख की जिम्मेदारी वो स्वयं देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में दी हुई है। अनुच्छेद 19 में क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। अभिव्यक्ति के तहत आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, इसी में आपके जो मीडिया एवं संचार जो माध्यम होते हैं उनकी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। कहीं पर घूमने की, निवास करने की इत्यादि स्वतंत्रताओं का अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। अब इन सब अनुच्छेदों के बारे में हमने डिटेल से जान लिया। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पहला ऑप्शन है लोकटक झील, दूसरा ऑप्शन है पुलिकट झील, तीसरा ऑप्शन है डल झील और चौथा ऑप्शन है कोलेरू झील। अब यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए लोकटक झील, जो कि आपकी मणिपुर राज्य में स्थित झील है। किसमें, मणिपुर राज्य में। अब बात कर लेते हैं पुलिकट झील की। पुलिकट ये 2 राज्यों में है, एक आपका आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में अवस्थित झील है। तीसरी झील है डल झील। डल झील आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। कोलेरू झील ये स्पेशली आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन सभी झीलों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न के बारे में रखते हैं इतना ही। आते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर्स में धसे हुए एम्बेड होते हैं। तो ऑप्शन ए है ई रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है कैमिलो गोल्गी और ऑप्शन डी है नील्स बोर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जे थॉमसन। अब रदरफोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने जो आपका प्रोटॉन की खोज की थी, किसकी? प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन तो आपकी वो चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? आपने अगर आपने इन सभी प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लिया है और पूरा अटेम्प्ट किया है तो आपने एक टेंडेंसी देखी होगी कि एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो उसी के तहत ये नेस्कॉम यहाँ पर पूछा गया है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो देर न करते हुए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है डेटा सुरक्षा। ये आपके कंप्यूटर से आया था। तो देखते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? पहला ऑप्शन है मर्क, दूसरा ऑप्शन है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, तीसरा ऑप्शन है फाइजर और चौथा ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। आइए चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब इसके जो अन्य दो विकल्प दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो आपका विकल्प दिया हुआ है वो है बीजी तिलक। बीजी तिलक के बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में हमारी परीक्षा में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो इनका बनता है, एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म, अब यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा है केसरी और मराठा, ये इनकी दो पत्रिकाएं थी। बात कर लेते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी की। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है आपके कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देर न करते हुए आते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनको शॉर्ट में CAG भी लिख दिया जाता है। और इस पद का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 148 से 151 में दिया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख 75 में है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख 63 में दिया हुआ है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए GK GS सेक्शन के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस, जिनको हमने बारी बारी से डिस्कस किया और उनसे जो हमारी परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,